अमीर बहू का पेड़ घर ससुराल। आखिरकार मेरी प्यारी बहू आ ही गई। आजा प्राची बेटा। What the hell is this? दिग्विजय, मेरा ससुराल एक पेड़ घर नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना मैं अमीर घर से आई हूँ, तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? प्राची, मैं मजबूर था। दरअसल बहू, मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और इन सब का मैं जवाब जरूर तुझे दूंगी। दिग्विजय को हमने ही मना किया था। मैं बताती हूँ कि हम यहाँ पर कैसे आ गए। बात यह है कि जामनगर गांव में हमारा घर था, लेकिन गांव में रहना इतना भी आसान कहाँ है। वहाँ आए दिन तूफान बारिश का मौसम बना रहता था। एक दिन हम सब लोग ठंड में आग जलाकर खाना खा रहे थे। अरे बाप रे बाप, बड़ी ठंड पड़ रही है। लेकिन कुसुम, तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म सब्जी रोटी खाकर मुझे चैन पड़ जाता है। बस कीजिए, हम दोनों के बच्चे यहीं बैठे हैं। अब दिग्विजय की शादी के बारे में कुछ सोचिए। ठीक है, तुम कहती हो तो काली पंडित जी से दिग्विजय के लिए लड़की ढूंढने को कह देते हैं। माँ, प्लीज मेरे लिए अच्छी भाभी लाना जो मुझे गर्मा गर्म खाना बना कर दे ठंड में और हमेशा मेरे साथ रहे। ठीक है, हम ऐसे ही ढूंढेंगे तेरी भाभी को। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए आपकी बहू को ढूंढ लिया है और वो मेरी पसंद की है जो इस घर की बहू बनेगी। तूने इतना सब कुछ पहले ही तय कर लिया, लेकिन वो लड़की है कौन, मुझे ये तो बता। माँ, वो एक अमीर घर की लड़की है। उसका नाम प्राची है। मुझे नहीं पता वो इस घर में कैसे एडजस्ट होगी, लेकिन मेरे लिए वो हो जाएगी और हमें भी उसके कंफर्ट का ख्याल रखना होगा। ठीक है, अगर वो इस घर में एडजस्ट हो जाएगी और तू भी उससे ही शादी करना चाहता है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। अब ये बता दो, शादी कब करोगे? मैं सोच रहा हूँ पापा, अगले महीने हम कर लेते हैं, जब तक आपको तैयारी का मौका मिल जाएगा। ठीक है। अरे वाह, मेरे भैया की शादी है, मैं बहुत नाचूंगी, बल्ले बल्ले। सब लोग इसी तरह खुश रहते हैं कि 2 हफ्ते बाद गांव में तूफान आ जाता है, जिसे गांव के लोग अपने घर में रहने से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। दरअसल गांव में अक्सर आंधी तूफान आया करते थे, जिससे लोगों के घर डगमगा जाते थे और बारिश की वजह से कई लोगों के घर बर्बाद भी हुए थे। एक दिन और भयानक बादल गरजने लगते हैं और ऐसी आंधी आती है जो पूरे गांव वालों के घर को पूरा उड़ा देती है। उनके घर का सामान तेज बारिश के पानी में बहने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी शिल्पा अपनी माँ का हाथ पकड़कर, माँ, बारिश में तो सब कुछ खराब हो गया, अब हम क्या करेंगे, हमारा घर ही नहीं रहा। शिल्पा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शिल्पा, मेरा हाथ पकड़, बहुत तेज तूफान आया है, कहीं भी पैर फंस सकता है, हर जगह पानी भरा है। अरे हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अरे बहुत ठंड लग रही है, ऐसी ठंड में बारिश का इतना बड़ा तूफान सही नहीं था। दिग्विजय बेटा, अपनी माँ को संभाल, मुझे नहीं। जी पापा। वहीं दूसरी तरफ लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे। ये देख वो लोग भी जंगल की तरफ चले जाते हैं। पेड़ के नीचे आसरा लेकर अगले दिन ही पेड़ को खोखला करके उसमें ही अपना घर बना लेते हैं। ये देख दिग्विजय कहता है, हमारे सिर पर अभी कोई छत नहीं है। जैसे ये लोग पेड़ के अंदर अपना घर बनाकर रह रहे हैं, वैसे ही हम भी बनाकर रह लेते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है और अगर हम ऐसे रहे तो हम सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, मैं सोच रहा हूँ प्राची को भी मैं ये सब नहीं बताऊंगा। आप सब भी कुछ मत बताना। दिग्विजय, बहू बड़े अमीर परिवार से आ रही है, अगर उसे पता चला कि हम पेड़ घर में रह रहे हैं तो सही नहीं होगा। वो आ जाएगी तब उसे बता देंगे। उसे बुरा तो लगेगा कि उसका ससुराल एक पेड़ घर है, लेकिन शायद वो हमें समझ जाए। बहुत ठंड लग रही है, चलिए हम जल्दी से लकड़ी काटना शुरू करते हैं, तभी हम घर बना पाएंगे। फिर बाकी परिवार वालों की तरह पेड़ की लकड़ी काटकर और पेड़ के टेबल, कुर्सी, अलमारी बनाकर अपने घर में लगा रहे होते हैं। वहीं वीरेंद्र भी बड़े पेड़ के अंदर हिफाजत से गड्ढा कर उसे खोखला करता है और उसमें सजाने के लिए लकड़ी का बेड, लकड़ी की अलमारी और लकड़ी के टेबल कुर्सी भी बनाते हैं। एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। वाह मम्मी पापा, देखिए ना, हम सभी मिलकर कितने अच्छे से पेड़ घर बना रहे हैं और ऐसे कुर्सी मेज तो मैंने आज तक नहीं कहीं देखे। ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। बेटा, भूख लग रही है, कुछ खाने का इंतजाम कर दे।
अंकल जी, हमने इस जंगल से कुछ ज्यादा ही फल तोड़ लिए और हमें यहाँ पर कटहल का पेड़ भी दिखा था। ये लीजिए, एक कटहल आप पकाकर खा लीजिए। शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। तुम्हारी दादी जमीन पर नहीं बैठ पाती ना, ऐसा करो ये कुर्सी ले जाओ, उन्हें ठंड में जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा। शुक्रिया अंकल। अनीशा कुर्सी लेकर चली जाती है और कुसुम चूल्हा बनाकर मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने लगती है, जिसे कुछ देर बाद सब लोग मिलकर खा लेते हैं, पर ठंड से बचने के लिए आग भी जलाते हैं। वैसे पेड़ वाला घर तो बहुत अच्छा है, पता नहीं हमारी बहू यहाँ आकर कैसे रहेगी। देखिए, जो भी होगा हम उसको समझा देंगे। चलिए, मैंने घास बिछा दी है, लकड़ी का बिस्तर हमें छोड़ेगा नहीं। अब हम सोने चलते हैं, आग भी खत्म होने वाली है। फिर सब लोग सो जाते हैं और ऐसे ही सभी लोग पेड़ वाले घर में रहकर अपना गुजर बसर करते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय अपने काम पर जाकर एडवांस पैसे भी ले आता है, जिससे घर में थोड़ा बहुत राशन आ जाता है। कुछ दिनों में दिग्विजय की मंदिर में प्राची के साथ शादी हो जाती है। और फिर बहू, आज तू आ गई। देख बहू, हमारे लिए भी आसान नहीं है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे खुश रखें। प्राची, बस कुछ दिनों साथ दे दो, धीरे धीरे हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ बहू। चलिए भाभी का गृह प्रवेश करते हैं पेड़ वाले घर में। तभी सास बहू की आरती करती है और प्राची आलते की थाली में पैर रखकर घर में अपने शुभ कदमों की छाप छोड़ती है। अगले दिन अमीर बहू को सुबह सुबह चूल्हे पर खाना बनाने में बहुत ठंड लगती है। माँ जी, दिग्विजय, ये सब क्या है? मैं अपने अमीर महल में थिएटर के सामने गरम गरम कंबल में और रजाई में रहती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से खुले जंगल में इतनी ठंड लग रही है, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। कैसे एडजस्ट करूं? भाभी, ये मैंने अपने हाथ से कुछ दिनों पहले स्वेटर को उधेड़कर ऊन से शॉल बनाई है। आप इसे अपने कान और गले को ढक लीजिए, आपको बेहतर लगेगा। शुक्रिया शिल्पा। फिर बहू के हाथ का मीठा हलवा और पूरी सब्जी खाकर पेड़ वाले घर में सब खुश हो जाते हैं और ससुर प्राची के लिए आग जला देता है। लो बहू, हाथ सेक लो। तुम्हें ठंड लग रही थी ना, ये समझ मैं तुम्हारा हीटर का जुगाड़ किया है। शुक्रिया पापा जी। मैं सोच रही थी रात को क्या बनाऊं, घर में तो कोई सब्जी नहीं है। माँ जी। अरे, तुम आज चावल ही बना देना। बस मैं अमीर घर से आकर सिर्फ चावल खाऊंगी, उसके साथ राजमा, दाल मखनी, आलू गोभी की सब्जी कुछ नहीं होगी। अरे हाँ, यहाँ पर कटहल का पेड़ भी है, जंगल में हम वहाँ से कुछ कटहल ले आते हैं, वही खा लेंगे चावल के संग। मैं भी चलूंगी। ये कहकर दिग्विजय के साथ प्राची जंगल में चली जाती है, जहाँ वो कटहल के पेड़ को ढूंढते हैं और फिर कटहल तोड़कर घर ले आते हैं। शाम को सभी लोग कटहल और चावल खाते हैं। ऐसे ही पेड़ वाले घर में बड़ी मुश्किल से उनके दिन गुजरते हैं, लेकिन अब उन्हें पेड़ घर में सोने में तकलीफ होती है। माँ जी, विजय, मैं ऐसे नहीं सो पा रही। कुछ दिनों से एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। मुझे सिंगल रजाई में सोना है। मुझे यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है। माँ, लगता है ये पेड़ घर बहुत छोटा है, अब हम सब इसमें नहीं रह पाएंगे। अरे, ठंड तो मुझे भी लग रही है और मैं एक करवट पर सो रहा हूँ। मुझे लगता है अब हमें घर के बारे में सोचना चाहिए। दिग्विजय, आप अकेले ये नहीं कर पाएंगे। माँ जी, अब मैं भी दिग्विजय का साथ दूंगी। मैं कोई नौकरी ढूंढ लेती हूँ, जिससे हम ज्यादा पैसे कमाकर नया घर बनवा पाएं। हाँ बहू, तू ठीक बोली। अभी हम ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन प्राची दिग्विजय के साथ जंगल से बाहर काम के लिए निकलती है और उसी की कंपनी में ऊंची पोस्ट पर जॉब पर लग जाती है और फिर आकर भी सास के साथ हाथ बटाती है। ठंड में बर्तन साफ करती है और आग जलाकर घर वालों के साथ हाथ ताप लेती है। ठंड में दोनों पति पत्नी 8 महीनों के संघर्ष के बाद उसी गांव की जमीन पर 2 मंजिल का घर बना लेते हैं। बाकी लोन लेकर पैसे चुकाते हैं। ठंड का दोबारा मौसम आ जाता है, जहां बहू अपने नए घर की नई रसोई में गाजर का हलवा बनाकर सबको खिलाती है। कैसा बना है माँ जी, बताइए? 1 नंबर का सुपर डुपर गाजर का हलवा। ले बहू, पहली बार तो मैं तुझे कोई नेक नहीं दे पाया था, लेकिन इस बार तुझे नेक जरूर मिलेगा। ये ले चांदी की पायल। मेरी तरफ से भी भाभी आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गोल्ड का मंगलसूत्र। आज हम जो भी कर पाए हैं वो सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही कर पाए हैं। तुम नहीं होती तो ये घर नहीं बन पाता और हम हमेशा पेड़ के घर में रहते। सच में तुम एक अमीर घर से होकर भी हमारी स्थिति में ढल गई, ये बहुत बड़ी बात है। दिग्विजय, मैंने आपसे प्यार किया है और अपने परिवार के लिए फर्ज निभाया है। ये तो मुझे करना ही था। बेटी इशिता, अरे ओ इशिता, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, तो यहाँ कमरे में बैठी हुई है।
हाँ मम्मी, कॉलेज का असाइनमेंट बना रही थी, कल इसको जमा करना है ना, तो वही कर रही हूँ। छोड़ असाइनमेंट सब और जाकर थोड़ा सा काम कर दे। रसोई में बर्तन पड़े हैं, उनको मांज दे और खाने के लिए कुछ खाना बना दे। कहाँ थी बेटी इशिता? सुबह से भूखी बैठी हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। जा मेरे लिए थोड़ी सी दलिया बना दे। मम्मी ने अब तक आपको कुछ खाने को नहीं दिया? तेरी माँ से कभी कोई काम हुआ है जो आज होगा? जा तू ही मेरे लिए कुछ बना दे खाने को। ऐसे ही समय बीतता है। इशिता तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज की क्लास खत्म करके वो वापस अपने घर पर आती है। इशिता को कॉलेज से आता देख उसकी माँ देविका उससे कहती है, बेटी इशिता, आ गई तू कॉलेज से? घर का सारा काम पड़ा है, अब तू आ गई है तो फटाफट ये काम निपटा ली। अपनी माँ के कहने पर इशिता घर का सारा काम करने लगती है और रसोई में जाकर खाना बना रही होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। हेलो इशिता, कहाँ पर है तू? आज शाम की बर्थडे पार्टी पर आ रही है ना? हाँ मैं जरूर आऊंगी, तुम लोग मेरा इंतजार करना और जब तक मैं ना आऊँ केक कट मत करना। इतना कहकर इशिता फोन को रख देती है। माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और कुछ देर बाद मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाना है। हाँ बेटी चली जा, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, बस कुछ मेरे कपड़े हैं उनको धो दे, उसके बाद चले जाना। अपनी माँ के कहने पर इशिता जाकर वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े को धोने लगती है। इशिता के कपड़े धोते धोते बहुत ज्यादा समय हो जाता है। कुछ देर बाद उसके फ्रेंड की कॉल आती है। तू बर्थडे पार्टी पर क्यों नहीं आई? हम लोग तेरा इंतजार कर रहे थे, फिर जब तू नहीं आई तो हम लोगों ने केक को कट कर दिया। इशिता बिना कुछ बोले फोन को कट कर देती है। कुछ देर बाद, अरे तू नहीं गई अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में? हाँ बर्थडे पार्टी पर तो जाना था, लेकिन घर का काम करते करते टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और केक भी कट हो गया था। अब मेरी पोती इशिता भी बड़ी हो गई है, अब जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। ऐसे ही समय गुजरता है और कौशल्या के कहने पर देविका अपनी बेटी इशिता की शादी एक अच्छे परिवार में करवा देती है। अब तो मेरी बेटी की शादी हो गई है, अब पूरी घर का काम कौन करेगा? कुछ देर बाद इशिता अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उसकी सास पूरी विधि विधान के साथ उसका गृह प्रवेश करती है। जान सी सुंदर बहू है मेरी, आजा बहू घर में आजा। चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तैयार होकर रसोई में आजा। आइए भाभी जी, आज आपकी पहली रसोई है, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। कुछ देर बाद नंद भाभी मिलकर डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगाते हैं। सभी खाने को खाकर खाने की तारीफ करते हैं। हेलो इशिता बेटा, माँ बोल रही हूँ, तेरी कल पग फेरा है, सुबह जल्दी तैयार होकर टाइम से घर आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। माँ का फोन था इशिता, क्या कह रही थी मम्मी? यही कि कल पग फेरे की रस्म है और मैं समय से घर पहुँच जाऊँ। तुम चिंता मत करो इशिता, और अपनी मम्मी को भी बोलो कि चिंता न करें, मैं टाइम से तुम्हें पहुंचा दूंगा। इशिता अपने पति से बहुत खुश थी और वो उसे इस बात की खुशी थी कि उसे अब अपने मायके भी जाना है। अगले दिन सुबह हितेश उसके साथ पग फेरे की रस्म के लिए उसके घर जाता है। बहुत ही सुंदर लग रही हो बेटी शादी के बाद। आओ दामाद जी अंदर आओ। अरे तो कहाँ बैठ रही है इशिता, जा हम सबके लिए चाय बना ले। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं और चाय को पीते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और इशिता की माँ कहती है, 2 दिन हो गए इशिता, तेरे हाथ का खाना नहीं खाया, जा हम सबके लिए खाना बना कर ले आ। माँ की आदत अब तक नहीं सुधरी, लग रहा है मायके आकर फंस गई हूँ। इतना सारा काम करना पड़ रहा है, सुबह चाय बना दी, अब सबके लिए खाना भी मुझे ही बनाना पड़ रहा है। आप सुबह चले जाना हितेश जी, और इशिता को यहीं छोड़ दीजिएगा, वो कुछ दिन बाद आएगी। इशिता को मैं यहाँ नहीं छोड़ सकता, माँ ने बोला उसको साथ ही लेकर आना है। इशिता मन ही मन हितेश की बात सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह ही हितेश उसको लेकर ससुराल आ जाता है। इशिता हमेशा की तरह अपने ससुराल में घर के सारे काम कर रही होती है, जिसे देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू तू इतना सारा काम अकेले मत किया कर, इतने लोग हैं, किसी की मदद ले लिया कर, ऐसे तू बीमार पड़ जाएगी। एक दिन इशिता अपने हस्बैंड के साथ कमरे में बैठी होती है। तभी हितेश उसके पास आकर उससे पूछता है, इशिता तुम सिर्फ घर के कामकाजों से ही इंटरेस्टेड हो या तुम्हारी कुछ और भी पसंद है? कोई हॉबी हो, कोई गोल हो, मुझे बता सकती हो। मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ, मुझे स्टडी करना पसंद है। स्टडी? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम आगे और पढ़ना चाहती हो। कुछ समय बीतते ही है कि हितेश इशिता का एडमिशन करवा देता है। इशिता इस बात से बहुत खुश थी। तभी एक दिन उसकी माँ देविका की कॉल पे फिर से बात होती है और वो अपने उसको घर पर बुलाती है।
आ जा बेटी, तू तेरा सब इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ तू आ गई, अब थोड़ा मेरे काम में भी मदद हो जाया करेगी। लगता है मेरे मायके में फिर से फंस गई मैं। क्या सोच रही है बेटी? माँ, आपको एक बात बताऊं, हितेश जी ने मेरा फिर से एडमिशन करवा दिया है। अब मैं अपने आगे की पढ़ाई फिर से कर पाऊंगी। अरे ये क्या मत मारी गई थी हितेश जी की। अगर ये आगे की पढ़ाई करेगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों हो गई? क्या करेगी इतना पढ़ के? छोड़ दे पढ़ाई वगैरह, कुछ नहीं रखा इसमें, घर का काम कर, यही बहुत है। ऐसे ही समय गुजरता है। इशिता ससुराल में अपने आगे की पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसकी माँ की अचानक कॉल आती है और वो फिर से अपनी बेटी को अपने घर पर बुलाती है। कहाँ मायके आकर फंस गई मैं। इससे अच्छे तो मेरे ससुराल वाले हैं, मुझसे एक भी काम नहीं करवाते। हेलो, हाँ हितेश जी बोलिए। मैं सुबह ऑफिस आया और तुम दोबारा अपने मायके चली गई। अगर तुम इस तरह मायके जाती रहोगी तो अपने आगे की पढ़ाई कैसे करोगी, और एग्जाम उसका क्या? हाँ हितेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी अपने मायके आके फंस गई हूँ। आप एक काम करना, मुझे शाम को लेने आ जाइएगा। कुछ समय बीतने के बाद देर रात। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना। अंदर भी नहीं आए आज तो दामाद जी बाहर से ही जा रहे हैं। मेरे पति भी समझ सकते हैं कि मैं अपने मायके में आकर फंस जाती हूँ घर पर काम करते करते। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बहुत लेट हो चुका है, माँ भी घर पर इंतजार कर रही है, इसलिए जा रहा हूँ। इशिता को लेकर हितेश वहां से चला जाता है। इशिता देखो, तुम्हें बुरा लगेगा पर मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें झूठ बोलकर बार बार यहाँ पर बुलाती है और तुमसे घर का काम करवाती है। अगर तुम इस तरह ऐसे ही गाती रहोगी तो अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान दोगी? कुछ दिनों बाद तुम्हारी एग्जाम भी है। हाँ हितेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, और अच्छा हुआ आप मुझे लेने आ गए। मैं मायके आकर फंसी गई थी, इतने में आप मुझे लेने आ गए। अब मैं यहाँ बार बार नहीं आया करूंगी, क्योंकि मैं जब भी अपने मायके आती हूँ फंस ही जाती हूँ।